Welcome and good morning, student. I am Fulkwar, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एफजेएम गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर। आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर भारत की विदेश नीति एवं भारत की सुरक्षा के ऊपर है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियाज़ सिक्योरिटी, यानी भारत की जो विदेश नीति है वो किस प्रकार भारत की सुरक्षा करती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक के द्वारा। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन। जिस प्रकार मनुष्य विभिन्न मनुष्यों के साथ अपने संबंध स्थापित करके अपना विकास या जीवन यापन करता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने आर्थिक व सामरिक हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों से संबंध स्थापित करता है। उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने आर्थिक व सामरिक हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों से संबंध स्थापित करता है। जिस रणनीति या साधन द्वारा राष्ट्र यह करता है वह उसकी विदेश नीति कहलाती है। यानी कि सिंपल परिभाषा है इसकी, सिंपल परिचय है कि जैसे हम मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र भी दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं। जिस रणनीति द्वारा या जिन साधनों के द्वारा वो दूसरे राष्ट्रों से मेल जोल बढ़ाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, वो उसकी विदेश नीति कहलाता है। एक राष्ट्र कितना ताकतवर या मजबूत है, यह उसकी विदेश नीति, रक्षा नीति तथा आर्थिक नीति का तालमेल निर्धारित करता है। यानी कि एक राष्ट्र कितना ताकतवर या मजबूत है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी विदेश नीति, रक्षा नीति और आर्थिक नीति का तालमेल है वो कितना अच्छा है, कितना मजबूत है। एक राष्ट्र के लिए उसकी सेना अगर शरीर है तो विदेश नीति उसका दिमाग है। यानी कि यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं कि एक राष्ट्र के लिए उसकी विदेश नीति जो होती है उसका दिमाग होती है, उसके द्वारा वो सोचता है कि दूसरे उसके साथ कैसे हमने संबंध स्थापित करने हैं दूसरे राष्ट्रों के साथ, और उसका शरीर जो होता है वो उसकी सेना होती है। तो इस प्रकार एक सिंपल परिचय है इसका कि एक राष्ट्र के लिए उसकी सेना अगर उसका शरीर है तो विदेश नीति जो है उसका दिमाग है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। ये विदेश नीति का परिचय उसकी महत्ता को आसानी से डिफाइन कर देता है। डेफिनेशन। एक राष्ट्र के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले सभी उपाय उसकी विदेश नीति कहलाते हैं। यानी कि एक राष्ट्र जो होता है अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी उपाय करता है, अच्छे या बुरे, वो उसकी विदेश नीति कहलाते हैं। विदेश नीति से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। यानी कि ये आसानी से आपको समझ में जाए उसके लिए मैंने बताया है कि एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए जो उपाय करता है वो उसकी विदेश नीति कहलाते हैं, सिंपल शब्दों में। दूसरे विद्वानों ने इसकी कुछ अन्य परिभाषाएं भी दी हैं, जिनमें सबसे पहली परिभाषा हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री पामर्टन की लेते हैं। पामर्टन महोदय ने जो परिभाषा दी है वो प्राचीन काल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में हर जगह एक समान महत्व रखती है। वे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना कोई हमारा स्थायी दोस्त होता है, ना कोई हमारा स्थायी दुश्मन होता है। हमारे राष्ट्रीय हित ही हमारे दोस्त और दुश्मन को निर्धारित करते हैं। यानी कि पामर्टन महोदय यहाँ पर साफ तौर पर यह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई हमारा स्थायी दोस्त है, ना कोई शत्रु है। हमारे राष्ट्रीय हित ये बताएंगे कि कोई देश जो है हमारा शत्रु है या हमारा मित्र है। स्लाइचर महोदय के शब्दों में एक राष्ट्र अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए जिन योजनाओं क्रियाओं को सामूहिक रूप से प्रयोग करता है वो उसकी विदेश नीति कहलाते हैं। नंबर 3 पर कोलंबस व वुल्फ के शब्दों में विदेश नीति राष्ट्रीय हितों और साधनों के बीच का योग है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें बताती है कि विदेश नीति आखिर में क्या होती है। की प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। भारत भी एक राष्ट्र है और सभी राष्ट्रों की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से अपने संबंध जो है वो स्थापित करता है। तो हमने अपनी विदेश नीति में ऐसे कौन कौन से सिद्धांत अपना रखे हैं जिसके द्वारा हम दूसरे देशों के साथ संपर्क करते हैं। यानी कि हमने दुनिया को ये पहले ही बता रखा है कि हम किन किन मुद्दों के ऊपर दूसरे देशों के साथ संबंध जो है स्थापित कर सकते हैं, हमारी क्या विचारधारा है। पहले नंबर पे हमारी विदेश नीति का सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता।
जैसा कि आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में अमेरिका और रूस के नेतृत्व में दो गुट बन गए थे, और ये दोनों ही गुट जो थे दुनिया भर के देशों को अपने द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल करने की कोशिश करते रहते थे। तो भारत सरकार की रणनीति साफ थी कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है और दोनों ही गुटों से सहयोग लेकर अपना आर्थिक और सैनिक विकास करना है। तो ये हमारी जो विदेश नीति, हमारी जो नीति थी, इसको गुट निरपेक्षता कहते हैं। और ये दुनिया भर में इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि दुनिया के तीसरी दुनिया के जो देश कहे जाते हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बनना स्वीकार किया था। नंबर 2 पे पंचशील व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील का जो सिद्धांत था वो भारत और चीन के बीच में 1954 में जो समझौता हुआ था उसके आधार पर बताया गया था। पंचशील के सिद्धांत में हमने पूरी दुनिया से यही बताया था कि भारत जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपना विकास करना चाहता है। हम दूसरे देशों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हम उनके जो सीमाएं हैं उनको स्वीकार करते हैं। हम अगर भारत के किसी दूसरे देश के साथ कोई मुद्दे हैं तो हम उनको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम किसी देश के साथ अगर हमारे कोई मतभेद है तो हम उस देश के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप है वो नहीं करेंगे। तो ये पंचशील का सिद्धांत जो था वो भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और उसके आधार पर ही भारत और चीन के बीच में 1954 में समझौता भी हुआ था। ये बात और है कि चीन ने उस समझौते का कोई भी मान नहीं रखा। नंबर 3 पे साम्राज्यवाद का विरोध। भारत सैकड़ों हजारों सालों से साम्राज्यवाद का शिकार रहा। पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर कब्जा किया था, उसके बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य था भारत उसके अंतर्गत रहा। तो भारतवासियों में साम्राज्यवाद के प्रति एक जो नफरत की भावना थी वो हमारी विदेश नीति का एक मुख्य आधार बनी। भारत ने आज़ाद होने के बाद दूसरे जो देश थे उनकी आज़ादी में भी अपना योगदान दिया है, चाहे इसमें अफ्रीकी देश हो या एशियाई देश हो। तो साम्राज्यवाद का घोर विरोध करना भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। नंबर 4 पे नस्ल भेद, नस्लवाद का विरोध। नस्लवाद दुनिया की एक सबसे बड़ी बीमारी है। दुनिया भर के जो साम्राज्यवादी देश थे वे अपनी नस्ल को दुनिया की सबसे उच्चतम नस्ल मानते थे। वे मानते थे कि हमारा जो जन्म हुआ है वो दूसरी जो जातियां हैं अफ्रीका की, एशिया की, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ था। तो ये नस्ल भेद का एक उदाहरण था। तो आज के समय में जब पूरी दुनिया शांति और सहयोग के जरिए अपना विकास कर रही है तो उस दुनिया में नस्ल भेद जो है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया के कुछ देश हैं जहाँ पर आज भी नस्ल भेद की घटनाएं है होती रहती है। वे लोग भारतवासी, अफ्रीकी, एशियाई जो लोग हैं उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव भी करते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमले भी करते हैं, लूटमार भी होती है और कई बार उनकी हत्याएं भी हो जाती है। तो नस्ल भेद जो है आज के समय की सबसे बड़ी बुराई के रूप में माना जाता है और भारत नस्ल भेद का सबसे घोर विरोधी रहा है। नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने में समर्थन। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई है उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि शक्तिशाली जो देश है वो अपनी जो नीतियाँ हैं वो गरीब देशों के ऊपर लागू ना कर पाए। भारत का मानना ये है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत होगा तो वो शक्तिशाली देशों और कमज़ोर देशों को एक समान रूप से वो कर सकता है और एक समान रूप से उनके साथ व्यवहार है वो किया जा सकता है। नहीं तो ये एक व्यवस्था है जो पूरी दुनिया को चलाती है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी कारण से भंग हो जाता है या उसके ऊपर किसी ताकतवर देश का नियंत्रण हो जाता है तो दुनिया के जो गरीब देश हैं उनके लिए अपना अस्तित्व बचा पाना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हमने 1990 के दशक में देखा था, जब अमेरिका जो था वो निर्विवादित रूप से दुनिया की एकमात्र शक्ति बन गया था और उसने यूगोस्लाविया, इराक और इस जैसे पता नहीं कितने देशों के ऊपर हमले करके उनकी जो व्यवस्था थी उनको भंग कर दिया था। तो भारत का मानना ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको मजबूत होना चाहिए, तभी दुनिया भर के जो गरीब देश हैं उनका कल्याण हो सकता है। नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान। भारत की हमेशा से ये नीति रही है कि किन्हीं देशों के बीच में अगर कोई मतभेद है या कोई विवाद है तो उसका जो समाधान है वो शांतिपूर्ण ढंग से ही हो सकता है। युद्ध या लड़ाई झगड़े या हिंसा किसी भी विवाद का समाधान करने का उचित तरीका नहीं है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में हमेशा मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नंबर 7 विदेशी आर्थिक सहायता। भारत का मानना है कि जो साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने जो
उनके अधीन देश थे, उनके संसाधनों को लूटकर ही अपने जो विकास है वो किया है। तो भारत का मानना ये है कि जब उन्होंने उन्हीं पराधीन देशों की संपत्ति को लूटकर जब अपना विकास कर लिया है, तो उनका फर्ज बनता है कि आज़ाद होने के बाद वे उन देशों को आर्थिक सहायता जो है उपलब्ध कराएं। तो भारत का मानना यह है कि जो विदेशी आर्थिक सहायता भारत को मिलती है वो किसी भी प्रकार का कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज है ब्रिटिश साम्राज्य का कि उसने भारत से ही वो पैसा लूटा था, तो भारत के विकास में अब वो पैसा लौटाकर अपना कुछ योगदान दे। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द कोल्ड वार। शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति। शीत युद्ध काल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि शीत युद्ध काल के दौरान शीत युद्ध काल वास्तव में क्या था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ था, जिसमें कोई हिंसा नहीं थी, लेकिन दुनिया भर में वातावरण ऐसा था कि किसी भी क्षण युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है, तो इसको शीत युद्ध काल कहा जाता है। तो शीत युद्ध काल में भारत को अपनी जो विदेश नीति थी वो बहुत सोच समझकर बनानी पड़ी थी। तो हमारी जो विदेश नीति बनी थी उसमें गुटनिरपेक्षता जो थी वो पहला वो था। जैसा कि मैंने आपको भारत की विदेश नीति के सिद्धांत में बताया है कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की जो नीति बनाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम दुनिया भर के जो शक्तिशाली देश हैं जिन्होंने अपने गुट बना रखे हैं, अमेरिकी गुट था और रूस का गुट था, भारत का मानना यह था कि हम इन दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होंगे। हम अपना विकास जो है वो अपने बलबूते पे करना चाहते हैं, हमें किसी गुट में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी विदेश नीति जो है वो खुद बनाना चाहते हैं, किसी गुट के अनुसार हम अपनी विदेश नीति उसको निर्धारित नहीं करेंगे। हमें दुनिया भर के देशों का सहयोग चाहिए था। हम गुटों में बंद कर दूसरे गुट से शत्रुता जो थी वो मोल नहीं ले सकते थे। तो इसी कारण से भारत ने गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसको स्वीकार किया, और भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे देश थे उन्होंने भी गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया। गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्देश्य यही था कि दोनों ही गुटों से हम संबंध जो है सामान्य बना कर रखेंगे। दोनों ही गुट जो हैं वो हमारी आर्थिक, सैनिक या जिस प्रकार की भी वो सहायता करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी जो नीतियां हैं उनको मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, अगर उनको सहायता करनी तो कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं कर सकते। नंबर 2 पे पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे संबंध। भारत की जो विदेश नीति थी हमेशा से ये मानती आई कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध जो है वो अच्छे होने चाहिए। अगर पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो उससे भारत का भी फ़ायदा होता है और जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनका भी फ़ायदा होता है। शांतिपूर्ण ढंग से हम व्यापार करके, आर्थिक विकास करके एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। नंबर 3, भारत को आर्थिक व सैनिक शक्ति के रूप में उभारना। शीत युद्ध काल के दौरान ही भारत की ये नीति थी कि भारत इतना ताकतवर बने कि कोई भी दूसरा राष्ट्र जो है उसके ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव ना डाल सके, यानी कि ना आर्थिक रूप से हम किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े और ना ही सैनिक रूप से हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। तो भारत की नीति यही थी कि हमें सैनिक और आर्थिक रूप से इतना ताकतवर बनना है कि हम अपनी विदेश नीति है जो है उसको आसानी से लागू कर सके, हम अपने राष्ट्रीय हित हैं उनकी सुरक्षा कर सके, हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी था कि भारत एक सैनिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। और हमारे जो प्रधानमंत्री थे इस दौरान उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उनके कारण ही भारत जो था विश्व में सैनिक और आर्थिक रूप से उभर पाया। उनकी गलतियां जो थी वो भारत ने बहुत बार भुगती हैं, लेकिन उनके द्वारा अच्छे काम भी हुए हैं और अच्छे काम जो हैं हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जो बुरे काम हुए हैं हमें उनकी आलोचना करनी चाहिए। एक नागरिक का यही कर्तव्य होता है। तो एक नागरिक के रूप में अगर मैं कहूँ तो शीत युद्ध काल के दौरान हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गलतियां बहुत की, लेकिन उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए जिसका फल आज हमें मिल रहा है। जो भारत आज सैनिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है उसका जो नींव रखी गई थी वो इन्हीं प्रधानमंत्रियों के काल में रखी गई थी, यानी शीत युद्ध के दौरान। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से पंचशील, साम्राज्यवाद व नस्ल भेद की नीति को मजबूती से उठाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारत की हमेशा से ये मंशा रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको मजबूत बनाया जाए। जब वो मजबूत बन जाएगा तो भारत जो है वो आसानी के साथ जो पंचशील का सिद्धांत है, साम्राज्यवाद का विरोध है, नस्ल भेद का विरोध है, उसको आसानी से उसकी निंदा कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। नस्ल भेद के ऊपर हमारे दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंध जो थे वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, क्योंकि वहाँ की सरकार खुलेआम नस्ल भेद का समर्थन कर रही थी।
ऐसे ही जिम्बाब्वे में भी नस्ल भेद जो था वो अपने चरम पर था। भारत ने इन दोनों ही उनका कड़ा विरोध किया और भारत के विरोध करने के कारण ही 1990 तक आते आते दक्षिण अफ्रीका को और जिम्बाब्वे को अपनी जो नस्ल भेद की नीतियाँ थी उनको बदलना पड़ा और वहाँ के जो मूल निवासी थे, अफ्रीकी लोग थे, उनको पूरी स्वतंत्रता का जो अधिकार था, मत देने का जो अधिकार था, वे सारे अधिकार उनको देने पड़े और जो भेदभाव करने वाले कानून थे वो सारे के सारे उनको रद्द करने पड़े। तो भारत की जो मंशा थी कि नस्ल भेद, साम्राज्यवाद और पंचशील को वो करना, मजबूत बनाना, वो इसके द्वारा हमने किया। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय विवाद। नंबर 5, दोनों ही गुटों के देशों से आर्थिक सहायता लेना। शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति कहती थी कि हमें किसी देश का पीछे लग्गू नहीं बनना, यानी हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना। हाँ, अगर वो हमारी सहायता करना चाहते हैं तो उनको मोस्ट वेलकम। और हमारी विदेश नीति का ही परिणाम था कि हमें दोनों ही गुटों से समय समय पर आर्थिक और सैनिक सहायता मिली है। अमेरिका द्वारा, पश्चिमी जर्मनी द्वारा बहुत सारी जगहों पर हमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा सोवियत संघ ने भी हमें बहुत सारी आर्थिक सहायता थी वो उपलब्ध कराई। 1962 के युद्ध में अमेरिकी गुट द्वारा भारत को सैनिक सहायता दी गई थी। 1965 और 71 के युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने हमारी बहुत सहायता की थी। तो इस प्रकार हमारी जो नीति थी कि दोनों ही देशों से हमें सहयोग लेना है, वो नीति कारगर रही। नंबर 6, शांतिपूर्ण ढंग से परमाणु ऊर्जा का विकास करना। भारत का मानना यह था कि परमाणु जो शक्ति है उसका उपयोग दुनिया का हर एक देश जो है कर सकता है शांतिपूर्ण ढंग से। यानी कि अगर वो बिजली के कारखाने लगाना चाहता है या सुरंगें खोदना चाहता है या शांतिपूर्ण ढंग से परमाणु ऊर्जा का कोई भी दूसरा उपयोग है, उसका उपयोग वो कर सकता है। भारत का मानना यह था कि अगर दूसरी दुनिया के जो देश हैं, बड़े जो देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति, परमाणु ऊर्जा है, या तो वो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर इन देशों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो प्रत्येक देश को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी परमाणु ऊर्जा का विकास है वो कर सके। इसी के कारण भारत ने 1974 में प्रथम परमाणु बम का जो विस्फोट था वो किया था और पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि भारत जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी परमाणु ऊर्जा का जो विकास है वो करने के लिए कृत संकल्प है। हमने परमाणु बम का विस्फोट भी किया और पूरी दुनिया को ये भी बता दिया था कि भारत जब चाहे परमाणु बम का आविष्कार कर सकता है। लेकिन उस टाइम हमने दुनिया को यही बताया था कि भारत अपने इस ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहता है। नंबर 7, आतंकवाद का विरोध। 1980 के दशक से ही आतंकवाद जो था वो भारत की सीमाओं के अंदर प्रविष्ट होना शुरू हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जो था वो बहुत पहले से ही चल रहा था, जिसमें अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट था और आयरिश आर्मी थी और दूसरे प्रकार के बहुत सारे संगठन थे जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लेकिन 1980 के दशक में भारत में आतंकवाद की शुरुआत हुई पंजाब से, खालिस्तान की मांग के साथ। तो भारत का मानना यह था कि आतंकवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और इसका समाधान जो है एक दो राष्ट्र द्वारा संभव नहीं हो सकता। तो हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए दूसरे देशों के साथ भी सहयोग जो है वो करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था बननी चाहिए जो आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर सभी देशों का सहयोग कर सके और जो देश आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो कर सके। फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द कोल्ड वार। शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति। शीत युद्ध यानी अमेरिका, रूस, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका जो है दुनिया की एकमात्र बड़ी शक्ति बनकर उभर चुका था। तो उसके अकॉर्डिंग ही भारत को भी अपनी विदेश नीति में बहुत सारे परिवर्तन थे वो करने पड़े थे। नंबर पहला, एक ध्रुवीय दुनिया के हिसाब से नीति में परिवर्तन। जब तक सोवियत संघ था तब तक भारत को विदेश नीति के मामले में बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सोवियत संघ की जो छत्र छाया थी वो भारत के ऊपर हमेशा ही विद्यमान रहती थी। उसकी छत्र छाया में भारत जो भी कार्रवाई करना चाहे वो आराम से कर सकता था। वो जो भी नीति अपनाता था गुटनिरपेक्षता की, परमाणु ऊर्जा का विकास करने की या कोई और, उसमें रूस का सहयोग जो था वो भारत को हमेशा ही मिलता रहता था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है 1990 के दशक में, अमेरिका जो है एक बड़ी सुपर पावर के रूप में उभरता है। उस वक्त भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो उसके बाद भारत को भी एक ध्रुवीय दुनिया के हिसाब से ही अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा
और इस नीति में परिवर्तन करने का मतलब ये था कि अब हमें अमेरिका के साथ अपने संबंध है वो सुधारने हैं, और इतने सुधारने हैं कि कम से कम अगर वो हमारा दोस्त ना बने तो कम से कम हमारा दुश्मन भी ना बने। नंबर 2, एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर ना करना। भारत की एक घोषित नीति थी कि एनपीटी और सीटीबीटी जो है वो घोषित तौर पर तीसरी दुनिया की जो देश हैं उनके साथ अन्याय करती है। एनपीटी सीटीबीटी जिन देशों के पास पहले से ही परमाणु हथियार थे उनके हितों की सुरक्षा करती थी, और जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं थे उनको वो परमाणु ऊर्जा का विकास करने से भी रोकती थी। तो भारत का साफ तौर पर कहना ये था कि या तो सारे देश ही परमाणु हथियारों का वो करें, छोड़े, निशस्त्रीकरण करें, या फिर दुनिया के प्रत्येक देश को ये अधिकार होना चाहिए कि वो शांतिपूर्ण ढंग से परमाणु ऊर्जा का विकास कर सके। तो इसीलिए भारत ने इसको अन्यायपूर्ण संधि माना था एनपीटी और सीटीबीटी को, और हमने इस पर हस्ताक्षर करने से साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम सीटीबीटी और इस पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले। नंबर 3, चीन पाक के गठजोड़ के खिलाफ परमाणु शक्ति संपन्न होना। 1990 के दशक तक पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार जो थे वो आ चुके थे, और उसके जो बयान थे, उसकी जो शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयाँ थी जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उससे भारत को ये लगने लगा था कि पाकिस्तान के साथ जो चौथा युद्ध है वो कभी भी हो सकता है। 1990 के दशक में ये संभावना काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, लेकिन किसी तरह से युद्ध जो था वो नहीं हुआ। लेकिन भारत की जो खुफिया एजेंसियाँ थी उन्होंने ये पता लगा लिया था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार जो हैं वो आ चुके हैं, और हमारा जो दूसरा विरोधी देश था, दुश्मन देश था चीन, उसके पास भी परमाणु हथियार मौजूद थे। तो ये दोनों ही देश जो थे वो भारत के घोषित दुश्मन थे, और उनके कारण हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो खतरे में थी। तो इससे बचने के लिए भारत सरकार को भी एक बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। 1998 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस निर्णय को लिया, और 11 और 13 मई 1998 को भारत ने 5 परमाणु बमों के विस्फोट करके अपने को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। भारत द्वारा स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित करने का मकसद यही था कि अब अगर ये दोनों देश भारत को किसी भी प्रकार से परमाणु हमले की धमकी देते हैं तो भारत जो है उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इन दोनों देशों से जो हमें सुरक्षा के खतरे थे उसके मद्देनज़र भारत द्वारा भी परमाणु बम का परीक्षण था वो किया गया, जो कि अपने समय का एक सबसे अच्छा डिसीजन जो है वो माना जाता है। इजराइल के साथ संबंधों की स्थापना। इजराइल की स्थापना 15 मई 1948 को हो चुकी थी, और भारत द्वारा भी इसको मान्यता थी वो प्रदान कर दी गई थी। लेकिन हमारे यहाँ जो तुष्टीकरण की नीति है, सेकुलरिज्म की नीति है, उसके कारण 1993 तक हमारे राजदूत स्तर के जो संबंध थे वो इजराइल के साथ नहीं थे, और बहुत सारी जगहों पर हम इजराइल का विरोध भी कर रहे थे। तो 1993 में हमने इजराइल के साथ अपने संबंधों की स्थापना की, राजदूत हमने वहाँ पर भेजा, उनका राजदूत भारत में आया, और एक सामान्य जो संबंध दो देशों के बीच में होते हैं हमने उसका वो बनाने की कोशिश इजराइल के साथ की। हालांकि हमारे संबंध नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी इजराइल ने बहुत सारी जगहों पे भारत का खुलकर समर्थन किया है। तो इजराइल के साथ संबंध सामान्य बनाना शीत युद्ध के बाद हमारा एक प्रमुख निर्णय था विदेश नीति के मामले में। नंबर 6, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। भारत का मानना यह है कि 5 स्थायी सदस्यों के अलावा अब सुरक्षा परिषद में और नए सदस्य शामिल करने की ज़रूरत है। जिस समय ये 5 स्थायी सदस्य बने थे उसके बाद दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। उस समय ज़रूर ये 5 देश शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन आज के समय में आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो भारत, जापान, जर्मनी और साउथ अफ्रीका, ये देश भी अपने अपने स्तर पर आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में उभर चुके हैं। तो इन देशों का भी मानना ये है कि हमें भी इस क्लब में शामिल किया जाए। भारत का मानना यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है जिसके 5 स्थायी सदस्य हैं उसका पुनर्गठन होना चाहिए, और भारत समेत ये जो देश हैं इनको भी इसकी सदस्यता मिलनी चाहिए। नंबर 7, सार्क संगठन को मजबूत बनाना। भारत की मंशा यही है कि 1990 के दशक के बाद कि सार्क जो संगठन है, दक्षिण एशियाई जो संगठन है जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश शामिल हैं, हम अपने आप को आर्थिक और व्यापारिक रूप से इतना साधन संपन्न बनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं कि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारे के सारे जो देश हैं ये कभी ना कभी भारत का ही हिस्सा रहे हैं, इनके रीति रिवाज, भाषा वगैरह सब एक समान माने जाते हैं। तो भारत का मानना ये है कि अगर हम आपस में सहयोग करें तो दक्षिण एशिया जो है दुनिया का सबसे समृद्धशाली क्षेत्र जो है वो बन सकता है।
इसी के लिए हमने सार्क संगठन की स्थापना की थी 1985 में। और हमारा मानना ये है कि इसके द्वारा भारत और जो दूसरे देश हैं वो आसानी से आर्थिक और सामाजिक विकास जो है कर सकते हैं। नंबर 8, आतंक के खिलाफ कठोर कार्रवाई। भारत 1980 के दशक से, जैसा मैंने आपको बताया, आतंकवाद को झेल रहा है। हमारी संसद के ऊपर हमला हुआ, अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला हुआ, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, हमारे अनगिनत शहरों में सीरियल ब्लास्ट जो है हुए हैं। हमारे यहाँ पुलवामा हमला हुआ, हमारे यहाँ उड़ी हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ। भारत सरकार जो थी वो सिर्फ सबूतों के पुलिंदे बनाकर यूएनओ में भेजती रहती थी। 2014 के बाद मोदी सरकार ने भी शुरू के सालों में यही किया कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान को समझा बुझाकर आतंकवाद का जो खेल चल रहा है इसको रोका जाए। लेकिन जब पाकिस्तान किसी प्रकार से नहीं माना तो उसके बाद भारत सरकार ने उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया। और उड़ी हमले के बाद हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, और पुलवामा हमले के बाद हमने उसको एयर स्ट्राइक करके ये बता दिया कि भारत जो है अब आतंकवाद के खिलाफ सीमा पार हमला करने से नहीं चूकेगा। तो ये हमारा सबसे बोल्ड डिसीजन जो है वो माना जाता है। नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन G15, G20, G8 आदि संगठनों की सदस्यता लेना। भारत दुनिया की एक बड़ी उभरती हुई शक्ति माना जाता है। आज के समय हमारी अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को की कोई भी देश जो है अवहेलना नहीं कर सकता। तो इसी कारण से भारत को दुनिया के जितने भी प्रमुख संगठन हैं, चाहे विश्व व्यापार संगठन हो, G15 हो, G20 हो, G18 हो, G8 हो, सभी में भारत को सदस्यता दी जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को कोई भी देश, कोई भी संगठन जो है वो उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। नंबर 10, बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत करना। 1990 से 2000 के दशक तक दुनिया जो थी एक ध्रुवीय थी, क्योंकि उस वक्त रूस भी कमज़ोर था, चीन भी कमज़ोर था, जापान भी कमज़ोर था, भारत भी कमज़ोर था। 2000 के बाद दुनिया का जो वातावरण था वो बहुत तेज़ी से बदलने लगा। आज के समय की अगर हम बात करें तो अमेरिका निर्विवादित रूप से दुनिया की बड़ी ताकत तो है, लेकिन उसका सामना करने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए रूस चीन का गठजोड़ बन चुका है, भारत रूस का गठजोड़ बन चुका है। इसके अलावा दुनिया के और दूसरे जो यूरोपीय संघ है वो अलग ही संगठन बनकर तैयार खड़ा है। यानी कि आज के समय की अगर हम बात करें तो दुनिया जो है बहुत दुनिया में बदल चुकी है। यानी कि आज के समय में कोई एक देश जो है वो इतना ताकतवर नहीं है कि पूरी दुनिया को संभाल सके। आज के समय में बहुत दुनिया बन चुकी है, और बहुत दुनिया में हर एक देश के जो हित हैं वो अलग अलग हैं। और भारत का मानना यह है कि इस दुनिया में भारत जो है वो अपना स्थान निश्चित कर सकता है। द कंक्लूजन, निष्कर्ष, 21वीं शताब्दी के अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन करना भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। हमने 1950 के बाद से अपनी विदेश नीति बनाना शुरू किया था। 1990 में रूस के बाद हमने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया। 2000 में बहुध्रुवीय दुनिया बनने लगी, तब हमने परिवर्तन किया। आज के समय की अगर हम बात करें तो भारत जो है आर्थिक और सैनिक रूप से दुनिया भर में उभर चुका है। तो हमें उसी के अनुरूप अपनी विदेश नीति को और ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाना चाहिए। आसियान समेत दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं उनमें भारतीय दूतावास के अलावा सांस्कृतिक दूतावास भी हमें खोलने चाहिए। हमारी संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, औषधि विज्ञान, संगीत आदि का पूरी दुनिया जो है दीवानी मानी जाती है। तो हमें अपने सांस्कृतिक दूतावासों के द्वारा अपना जो ये कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, दूसरे देशों में उसको फैलाने का जो कार्य है वो करना चाहिए। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत की विदेश नीति और उसकी सुरक्षा। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, भारत की विदेश नीति और भारत की सुरक्षा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी जानकारी भी मिली होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।